बच्चा लोग, a very warm welcome to all of you. Your Anubha ma'am, your AG ma'am is back with one more special video. और ये इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि ये है वन शॉट सीरीज और मैम ने ऑलरेडी इस मैटर अराउंड प्योर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का भी बना रही है एंड उससे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का भी वन शॉट वीडियो बना दिया है. दैट मीन्स अब इस साल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, उमंग 2.0 सीरीज को फॉलो कर लिया, तो जब आप रिविजन करना चाहते हो यू कैन सी दिस वीडियो एंड कैन रिवाइज इट प्रॉपरली. क्योंकि मैम जनरली कोई पॉइंट मिस नहीं करती है कि आपको लगे कि हाँ बस क्या चल रहा है टाइप. Okay, so this is structure of atom one shot video presented by your Anubha ma'am. You're going to see it right away. I hope you're happy and excited. Do not forget to then like the video, share it among your friends, and if you're new, subscribe करना तो बनता है. And Anubha ma'am is teaching on English channel also, 9th-10th English channel. मतलब English नहीं पढ़ा रही हूँ, but the mode of communication there will be in English, so that language won't be a barrier और आप वहाँ जाके English में भी सेशन देख पाओ with maybe a bit different approach. All right everyone, तो फिर शुरू करते हैं without any ado. Structure of atom, कि एटम के अंदर क्या है ये किसने बताया, और एटम डिविजिबल है ये किसने बताया. बिकॉज इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आई टॉट यू दैट वाज लाइक इनडिविजिबल पार्टिकल है ना, डाल्टन ने बोला था. तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होगी इसी क्लास में. राइट अवे एवरीवन, कीप द जोश हाई एंड लेट्स गेट स्टार्टेड राइट नाउ. सबसे पहले बात करते हैं, जैसा मैंने बताया जो थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, कि कोई भी मैटर जो हमारे सामने है वो बनता है बिकॉज ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, राइट. डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर अगर मैं बात करूं, दे कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल. अगर मैं वाटर की बात करती हूँ, दैट हैज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन काइंड ऑफ पार्टिकल, गिव्स यू H2O मॉलिक्यूल. H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स बार बार रिपीट होते जाते हैं. ऑक्सीजन की बात करूं, दैट हेल्प्स अस इन ब्रीदिंग, इन मेकिंग आवर लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. वो जो ऑक्सीजन है वो है एक एलिमेंट दैट्स मेड अप ऑफ सेम एटम्स. तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है जो डिफरेंट टाइप के होते हैं और डिफरेंट सब्सटेंस को बना रहे हैं. लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं. क्वेश्चन लाइक व्हाई एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम एटम्स ऑफ अदर्स. ऐसा क्यों है कि वाटर के पार्टिकल अलग हैं कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल से, हाइड्रोजन के पार्टिकल अलग है ऑक्सीजन के पार्टिकल से. एटम्स के अंदर ऐसा क्या एक्चुअल में डिफरेंट होता है जो कि वो डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट करते हैं. ये पॉइंट है जो इस क्वेश्चन से ही रिलेट करता है दैट एटम्स रियली इनडिविजिबल. क्योंकि डाल्टन ने बताया था एटम को डिवाइड कर ही नहीं सकते. अगर एटम को डिवाइड नहीं कर सकते तो सारे एटम्स कुछ सेम तरीके से होने चाहिए, सेम जैसे होने चाहिए, बट नहीं, ऐसा तो नहीं होता. डिफरेंट एटम्स बिहेव्स डिफरेंटली. तो कैसे पता चला कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है? मे बी एटम के अंदर जो भी कुछ प्रेजेंट होता है दैट मे वेरी फॉर एटम टू एटम, दैट मेकिंग दोज टू आइटम्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो सबसे पहले कैसे पता चला दैट एटम्स आर कैरिंग समथिंग इनसाइड इट? ये पता चला कुछ एक्सपेरिमेंट से जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख सकते हैं. आई होप यू रिमेंबर दैट कि एटम्स डिविजिबल है. एटम के अंदर कुछ तो ऐसे पार्टिकल प्रेजेंट है जो कि हमें पता होने चाहिए. और वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो, जैसा मैंने बताया, वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं डे टू डे लाइफ में कि कैसे डिफरेंट सब्सटेंस में अट्रैक्शन रिपल्शन पॉसिबल है. दैट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज दैट इज इंडिकेटिंग कि मे बी जो आपके सब्सटेंस है वो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल, डिफरेंट तरीके के पार्टिकल से मिलके बने हो. ठीक है, ये एक्टिविटी आई थिंक सबने करके देखी होगी. अगर आप अपने हेयर को कॉम्ब करते हो एंड इफ योर हेयर आर वेरी ड्राई, तो आप क्या देखते हो कि अगर आप अपने कॉम्ब को ऐसे लेके जाते हो, आपके हेयर भी वही उसी डायरेक्शन में जाते हैं. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द सेम स्टूडेंट्स कि जब आप ऐसे रब करते हो तो आपके हेयर में जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट है और आपके कॉम्ब में जो भी पार्टिकल्स है, ड्यू टू फ्रिक्शन they contain some charged particle and show some kind of attraction. जहाँ से प्रूव हुआ कि अगर ये अट्रैक्शन हो रहा है that is due to some kind of a particle present inside the different type of substances. ठीक है. और एक और एक्सपेरिमेंट शायद आपने देखा होगा, इफ यू टेक अ रॉड और उस पर अगर कोई भी क्लोथ रब करते हो ऐसे ऐसे और फिर उसको किसी भी
पीसेस के पेपर ऑफ पीसेस जो बात करते हैं हम, उसके पास लेके जाते हो पीसेस ऑफ पेपर सॉरी, तो उसमें थोड़ा अट्रैक्शन शो होता है। अगर आप एक बलून के पास लेके जाओगे उस रॉड को, तो भी वो बलून थोड़ा सा इन्फ्लेट होगा, मतलब थोड़ा सा उठ जाएगा बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ attraction that's going to happen between the two particles. That's clearly telling us कि हो सकता है इन एटम्स के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट हो जो ये पॉसिबल करा रहे हो। यानी कि थोड़ा दिमाग में आया साइंटिस्ट के कि योर एटम्स आर समथिंग दैट इज कैरिंग सम चार्ज पार्टिकल। और कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रूव किया, वो बिल्कुल जानते हैं अभी कौन से साइंटिस्ट थे। सबसे पहले हम बात करेंगे किस साइंटिस्ट की, कि कैसे पता चला एटम के अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, मतलब एटम डिविजिबल है। दैट्स डिफरेंट, दैट वाज टोल्ड बाय माय गोल्डस्टीन एंड थॉमसन, क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। शॉर्ट में बता देती हूँ, क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं आएगा कि ऐसा कोई डायग्राम बनाओ। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, एक ग्लास की, एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लास की एक ट्यूब ली गई, ठीक है, और उसको पहले एक्सपेरिमेंट में समझा देती हूँ किया कैसे। इसके दोनों एंड को सील कर दिया उसमें मेटल रॉड फिक्स करके, मेटल के पीसेस कट करके, विच इज लाइक एन एक्टिव मेटल। वो दोनों मेटल के पीसेस कट करके यहाँ से पास करके एक वायर के थ्रू इनको सील कर दिया, और वो वायर, सपोज कॉपर वायर, वो हमने जोड़ दी एक सोर्स ऑफ बैटरी से जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास की जाए। और इस ट्यूब के साथ हमने एक वैक्यूम पंप भी जोड़ा है, वैक्यूम पंप से हम प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि चलो प्रूव करके देखते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पार्टिकल्स कैन बी देयर इन द एटम। उन्होंने इसके अंदर एयर ली, आप कोई पर्टिकुलर गैस भी लिख सकते हो, सपोज मैंने हाइड्रोजन ले ली, ठीक है। कोई भी गैस को दो कंडीशन चाहिए टू कन्वर्ट इनटू चार्ज पार्टिकल्स, टू गिव यू आयॉन्स, और वो है अगर आप अपने प्रेशर को लो कर दो, लो प्रेशर, ठीक है, गैस के पार्टिकल के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, चलो आराम से इधर उधर मूव करो, यू आर एब्सोल्युटली फ्री। तो हम क्या कर रहे हैं, इन गैस के पार्टिकल को एकदम फ्री कर दे रहे हैं, तुम पे कोई प्रेशर नहीं है। काश ऐसा होता अगर रियल लाइफ में। तो ये पार्टिकल्स बार बार गैस की कोलाइड करते हैं, और जब भी कोई पार्टिकल गैस पार्टिकल कोलाइड करते हैं, जो भी सब्सटेंस जो लूजली बाउंड होता है गैस पार्टिकल के अंदर, वो निकल सकता है। और आपको पता है, अब आपको पता है इतना पढ़ने के बाद, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लूजली बाउंड होते हैं, तो जब वो कोलाइड करते हैं, your gases can lose electron and can get positive charge, the remaining part is positive। या एग्जाम्पल दूं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से टकराया, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, हाइड्रोजन बन गया H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है। तो एक तो लो प्रेशर, और ऑब्वियसली हमें हाई वोल्टेज, हमें यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी विद हाई वोल्टेज पास करानी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी इन पार्टिकल से आके पास करेगी। सबसे पहले वो क्या करेगी, इस मेटल रॉड को नेगेटिव चार्ज बना देगी, इसको पॉजिटिव। ऐसा क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा है, और उसमें से मुझे इलेक्ट्रिसिटी भी पास करानी है। तो हाई इलेक्ट्रिसिटी, लो प्रेशर is helping the gas to ionize to give you positive particle left and negatively charged electron। अब हुआ क्या, क्योंकि ये नेगेटिव रॉड थी मेरी मेटल की, ये पॉजिटिव, ड्यू टू द टू टर्मिनल दैट्स कनेक्टेड टू द बैटरी। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को बोलते हैं, आई मीन जो मेटल रॉड कनेक्ट होती है, कैथोड, और पॉजिटिव वाले को बोलते हैं एनोड। कैथोड क्यों बोलते हैं, आप ऐसे याद करोगे, कैथोड अट्रैक्ट कैटायन, ठीक है, एनोड अट्रैक्ट एनायन। और मैम ने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कैटायन, क्या होता है कैटायन, कैट हैज पॉज, कैटायन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो ये पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल को जो अट्रैक्ट करे, कैटायन, कैथोड क्या है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, जो खुद नेगेटिव होगा, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, राइट एवरीवन। एनोड अट्रैक्ट्स एनायन, ठीक है, और एनायन कौन से पार्टिकल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। कैसे याद करोगे, मैम ने बताया था, एनी इज माय फ्रेंड, एनायन इज नेगेटिव, ठीक है। तो जो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है दैट मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल। अब सोचो, मैंने पूरा apparatus सेट किया, मैंने तो खैर नहीं किया, जे थॉमसन सर ने किया। तो यहाँ पे मान लो मैंने हाइड्रोजन गैस ही ली थी, वो आयोनाइज कर गई, जैसे लो प्रेशर, हाई इलेक्ट्रिसिटी पास की, मुझे H के आयोन्स दे रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स फ्री करके दे रहे थे। तो जब भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने रन किया, उन्होंने देखा कि एनोड की साइड,
एनोड की साइड यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होता है, तो उसको लगा ये पॉजिटिव है, ये एनायन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो हो सकता है कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ आ रहे हो, और जब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल एक स्क्रीन पे टकराते हैं या कोई भी चार्ज पार्टिकल एक शाइनी स्क्रीन पे टकराते हैं तो चमक ग्लो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो इस साइड ग्लो प्रोड्यूस हुआ, तो उसको लगा कि कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है जो एटम ने दिया जो उसकी तरफ आ रहे हैं, और उसको लगा अरे कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था, हो सकता है वो पार्टिकल कैथोड की तरफ से आ रहे हो। तो इसलिए सबसे पहले जे थॉमसन ने उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया था कैथोड रेज। क्या नाम दिया था स्टूडेंट्स? कैथोड रेज। क्यों दिया था? क्योंकि कैथोड पे नेगेटिव होता है, ऐसा लग रहा है कि कोई रेज नेगेटिवली चार्ज कैथोड से आ रही है और एनोड की तरफ मूव कर रही है, और यहां से कैथोड रेज के बाद उसको फाइनली नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन का, और दैट्स व्हाट हाउ वी गॉट आवर इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्ट्रेट लाइन में रे की तरफ उसकी तरफ चले आते हैं, ठीक है। तो जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको प्रूव किया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, और आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई विद द नेगेटिव साइन जो कि उसका चार्ज है, और मास एकदम नेग्लिजिबल है कि जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं। बताऊं, वैसे भावनाएं कंट्रोल नहीं होती, बता देती हूँ। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, कैन यू इमेजिन? तो उसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेते हैं हम। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि मैम आपने वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बताए कि किस तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ, और हमने उसको कैथोड रेज का नाम दे दिया, बट जे थॉमसन ने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में कुछ नहीं किया क्योंकि उसे ऑब्जर्व ही नहीं हुए। यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट शो करती हूँ, यहाँ पे कोई ग्लो नहीं आया, और वो सोच रहा था कि मैंने क्या कमी कर दी, है ना। तो एक और साइंटिस्ट है जो हमारे, जिनका नाम है यूगेन गोल्डस्टीन, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, ओके। तो उन्होंने क्या बोला कि मैं बताता हूँ तुमने क्या गलती की। ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जिसको हमने कैथोड रेज बोला वो जा रहे हैं एनोड की तरफ जो कि है पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन जो पॉजिटिव बच गए वो बिल्कुल जाना चाहेंगे कैथोड की तरफ, और उनको आप एनोड रेज का नाम दे सकते हो जो भी वो पॉजिटिव वाले हैं। बट द प्रॉब्लम इज ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं दीज आर प्रीटी हैवी, इनका मास नेग्लिजिबल नहीं है, तो वो कैथोड में से पास नहीं कर सकते ताकि यहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस हो। तो उसने क्या बोला, आप अपनी कैथोड को परफोरेट कर दो, आप अपनी कैथोड में छोटे छोटे होल्स कर दो, फिर देखना। और ऐसा हुआ भी, जैसे कैथोड को परफोरेट किया गया, उस मेटल रॉड को परफोरेट करके फिर बैटरी से जोड़ा गया, तो ये जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे इनको एनोड रेज, क्योंकि ऐसा लगा एनोड की तरफ से आ रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से आ रहे हैं, इसमें से पास कर गई और हमें यहाँ पे ग्लो मिला। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि नहीं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होगा। ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे थे टुवर्ड्स माय कैथोड, एंड दैट्स हाउ वी कॉल इट एनोड रेज, ऑल्सो कॉल इट केनाल रेज। और केनाल रेज इसलिए बोला गया, इट लुक्स लाइक अ स्ट्रीम ऑफ, जैसे वाटर की ऐसे स्ट्रीम जाती है, केनाल वन ऑफ द फॉर्म, इसी तरीके से पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो इसको केनाल रेज भी बोला गया। तो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स टू बी वेरी प्रिसाइज, और बाद में इसको प्रोटॉन नाम दे दिया गया। तो प्रोटॉन, एनोड रेज एंड केनाल रेज आर सेम, प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट। और इनकी जो चार्ज की मैं बात करूं, ऑलमोस्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स हाउ एटम इज न्यूट्रल, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। सो पॉजिटिव चार्ज है कितना, एंड वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट लाइक P पॉजिटिव, और इसका जो मास है वो 2000, अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास से, इसीलिए वो प्रॉब्लम बीच में आ रही थी, ठीक है। 2000 टाइम्स ज्यादा है, और इसका मास जो हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले, जो कंसिडर कर लिया हमने 1U, कि सबसे छोटा मेरा प्रोटॉन जो है उसका मास है 1U, और एक्चुअल में मास है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। उनको बोला ऐसे कौन याद रखेगा, क्या काम करते हैं, इस यूनिट को 1 मान लेते हैं, सो दैट्स हैविंग मास ऑफ 1 यूनिट। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन के मास का, वो है इसका 1 यूनिट का 2000 टाइम्स लेसर, सो यू कैन से 1/2000 टाइम्स ऑफ a unit, a unified mass. All right, so that's great. That's about electron and proton. Everything is written on the slides. तो आप ये डाउनलोड करोगे तो सारे आपके नोट्स आपको मिल भी जाएंगे। अब बात होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। प्रोटॉन जो है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटीरियर ऑफ एटम पे, और इलेक्ट्रॉन जो है कुड बी समथिंग दैट्स लूजली बाउंड इनसाइड द एटम, ताकि आसानी से वो लूज किए जा सके। पता तो चला,
बट प्रॉब्लम यहाँ पे आई कि जब मास ऑब्जर्व किया गया, सबसे पहले सपोज कार्बन का मास ऑब्जर्व किया गया, तो कार्बन न्यूट्रल एटम है, मतलब 6 प्रोटॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। प्रॉब्लम आई कि इलेक्ट्रॉन का मास हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान लेते, तो 0। मैम ने बताया 1 प्रोटॉन का मास 1 यूनिट, तो 6 प्रोटॉन का 6 यूनिट। तो इन टोटल जो मास आना था मेरे कार्बन का ऑब्जर्व करके वो 6 यू आना था, बट जब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया मास आया 12 यू। अब साइंटिस्ट फिर से सोच में पड़ गए, 6 यू का डिफरेंस आ रहा है, तो हो सकता है कोई और भी सब एटॉमिक पार्टिकल आपके एटम के अंदर प्रेजेंट हो जिसपे चार्ज नहीं है, ठीक है। और इस बात को प्रूव किया जेम्स चैडविक ने 1932 में विद एन एक्सपेरिमेंट कि एक और चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको हम न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, नो चार्ज बट कैरी ऑलमोस्ट सेम मास एज दैट ऑफ योर प्रोटॉन। तो वो 6 यू का डिफरेंस इसलिए आ रहा है बिकॉज इट माइट कैरी 6 न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन को कैसे शो करोगे, n0, 0 इज द चार्ज, ठीक है। तो दैट्स got to know that mass is responsible in the atom due to proton and neutron. अब एक और important information 1 mark में question पूछ सकता है, हाइड्रोजन is just the only element, I'm talking about the normal hydrogen, जिसके पास 0 न्यूट्रॉन है, बाकी सबके पास न्यूट्रॉन होता ही होता है। क्योंकि हाइड्रोजन का जो मास आप याद करो, हम पढ़ते हैं फर्स्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी पढ़ाया था 1U, और आपको पता है 1U इज ड्यू टू 1 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो हर सब्सटेंस में होगा, प्रोटॉन के बिना कोई सब्सटेंस पॉसिबल नहीं है, प्रोटॉन तो होगा ही होगा। हाइड्रोजन इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट कैरिंग 1 प्रोटॉन, बाकी सब फिर एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है, मास इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल। चार्ज पार्ट क्लियर है, आई थिंक प्रीटी क्लियर है। तो बिफोर मूविंग अहेड, some information for all the newcomers and all the ones who are watching this session कि आप वेदांतु प्लेटफॉर्म पे रह के कैसे अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे और कॉन्फिडेंस ला सकते हो, बेटर स्कोर कर सकते हो, बिकॉज हर सेशन में लाइव क्विज होती है, आप अनलिमिटेड लाइव क्लास भी अटेंड कर सकते हो, क्विज प्ले करो, स्टूडेंट्स के साथ compete करो थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड सी योर नेम इन द लीडर बोर्ड, और अच्छे से इम्प्रूव भी कर पाओगे। अगर गलती से कोई क्लास मिस हो गई, आप रिप्ले देखो जितनी बार चाहो और उसमें भी क्विज में पार्टिसिपेट कर पाओगे, विच इज़ ग्रेट। आप जो भी आपका कंटेंट है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें मास्टर टीचर्स के फीडबैक है विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डाउट सॉल्विंग होगी हर क्लास में, क्योंकि आपके जो भी मास्टर टीचर्स हैं विद द टीम ऑफ क्लास टीचर्स, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, ट्राइज टू हेल्प कि आपका हर डाउट सॉल्व हो, ठीक है। 5000 प्लस माइक्रो कोर्सेज हैं विच आर चैप्टर बेस्ड कोर्स। जब तक रिवाइज करो, जब तक आप प्रॉपरली श्योर ना हो जाओ दैट दिस चैप्टर इज हैविंग नो नॉलेज गैप इन माय टर्म्स, एंड आई विल डू गुड। क्रैश कोर्सेज आर चैप्टर सिलेबस रिविजन काइंड ऑफ अ कोर्सेज, जो कि अब बेस्ट टाइम है क्योंकि कुछ कोर्सेज शुरू होने वाले, कुछ हो चुके हैं, ताकि आप अपना रिविजन करो और डेफिनेटली अपने स्कोर को बूस्ट कर सको, एंड दैट्स स्टिल पॉसिबल। तो कैसे वेदांतु प्रूव करेगा दैट इन सच अ लेसर प्राइस यू कैन गेट सो मेनी क्लासेस? अगर जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने ओपन किया और क्लास 9 सेलेक्ट किया और CBSE 2021 में एग्जाम दोगे ये सेलेक्ट किया और AG Pro कोड लगाया, बिकॉज AG मैम्स कोड इज AG Pro, दैट गिव यू 20 to 31% डिस्काउंट ऑन MRP। तो 4000 से 2699 वेदांतो डिस्काउंट के बाद आप 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाओगे to give 2159 with this code, and for 3 months पहले 2333 में था, अब you just have to pay 1866 per month, lesser than the 1 month course, and if I talk about the number of classes, that's so unlimited, it's like paying 11 to 9 rupees per session, so you can choose your party pack nicely, whether those important classes of Vedantu या फिर you know what I mean, ठीक है students। तो बिल्कुल चेक कर लो और बिल्कुल आ जाओ क्लासेस पे, बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छे से रिविजन करेंगे, क्रैश कोर्स भी करेंगे। अब लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक ऑल्सो। अगर ये बात है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो साइंटिस्ट ने ये भी तो बताया होगा हाउ दीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द एटम, ये भी जानना ज़रूरी है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने मॉडल पेश किए कि हाँ हम बताते हैं कैसे प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन तो खैर बहुत बाद में डिस्कवर हुआ था 1932 में। आपको पता है डाल्टन ने तो ये बोल दिया था एटम डिविजिबल है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई, बट नहीं, ऐसा नहीं है और साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया। तो जो जे थॉमसन थे उसने बोला मैं फर्स्ट हूँ, मैं बताता हूँ। थॉमसन ने बोला इज लाइक अ ग्रेट फूडी,
उसने बोला कि उस टाइम पे उसने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात को ही कंसिडर किया था, दैट एटम इज समथिंग दैट इज समथिंग दैट्स अ sphere of positive charge जिसके अंदर negatively charged electrons are embedded, just like plums in the plum pudding and seeds in the watermelon. तो उसने उसको watermelon मॉडल और plum pudding मॉडल और क्रिसमस पुडिंग मॉडल भी बोला. ठीक है, ये कुछ मॉडल था. देखो पूरा का पूरा स्फेयर है पॉजिटिव चार्ज का, जिसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज वाले एम्बेडेड हैं, जैसे कि सीड्स ऐसे घुसे हुए होते हैं. ठीक है, तो टोटल मैग्नीट्यूड अभी भी आपके पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का सेम था. तो उसने ये तो बोला एटम न्यूट्रल है बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली सेम. ओके, सो देखो ये जो रेड एडिबल पार्ट आपको दिखाई दे रहा, दैट्स लाइक द स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज and seeds are representing electrons which are embedded inside it. And same with like plum pudding, like तभी बोला था ना great foodie he was. Look at this. तो ऑब्वियसली कुछ तो कमियां होगी, तभी हमें नेक्स्ट मॉडल पे बढ़ना पड़ा. अचीवमेंट की बात तो ये कि उसने बताया कि एटम न्यूट्रल है और इस बात को हम आज भी मानते हैं. बट ड्रॉबैक इज डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट अप्रोच के साथ काम किया और उसके मॉडल को बिल्कुल डिसअप्रूव कर दिया कि ऐसे आप स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू डिडंट एक्सप्लेन वेल, जो बाकी के मॉडल से गलत प्रूव हो गई. कैसे? बिल्कुल पढ़ेंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू पॉइंट है वो आया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, जो रदरफोर्ड ने दिया, जिसकी वजह से उसको एक स्पेशल डिस्कवरी की वजह से नोबेल प्राइज भी मिला था. बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बात करते हैं. तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं और अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. गोल्ड फॉइल क्यों लिया उसने? क्योंकि उसे एक ऐसी मेटल चाहिए थी जो मोस्ट मेलिएबल हो, जिसकी पतली मैक्सिमम पतली शीट बना सके, लाइक अप टू 1000 एटम्स, इतनी मेलिएबल हो और हैवी मेटल भी हो. ऐसा नहीं कि अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ आए और वो ऐसे मतलब डिस्प्लेस हो जाए अपनी पोजीशन से. मैम क्या कह रही है, समझ आने में दिक्कत हो रही है? पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाती हूँ, देन इट विल मेक मोर सेंस. उसने सोर्स रखा है एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स मान लो जैसे कि यूरेनियम हो गया, मतलब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव मतलब जो स्टेबल नहीं है, हैवी मास वाली सब्सटेंस है, 90 एंड मोर एटॉमिक नंबर, जो कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करते रहते हैं. और एक रेडिएशन उसमें से होती है अल्फा रे की. अल्फा रे बेसिकली है क्या? अल्फा रेज और अल्फा पार्टिकल्स. अगर आपको वैसे समझाऊं मैं, आपको पता है हीलियम क्या होता है? हीलियम इज द वन हैविंग 2 एटॉमिक नंबर, राइट, और जिसका मास है 4 यूनिट. हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 4 यूनिट. क्यों मास है? उसके अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 ही न्यूट्रॉन है और 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल होना चाहिए. अब इस हीलियम में से आप इलेक्ट्रॉन को हटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन थे उसने लूज कर दिए. हीलियम पे क्या चार्ज आ गया? ड्यू टू 2 प्रोटॉन 2 पॉजिटिव, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है. तो हीलियम न्यूक्लियस इन अ वे, as it's not having any electron, just nucleus having proton and neutron, just having 4 unit mass, this is your alpha particle. तो ये अल्फा पार्टिकल का सोर्स था. इसको हम स्कैटर करा रहे हैं अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड की फॉइल पे. एक सर्कुलर स्क्रीन ले ली हमने जिंक सल्फाइड की. जिंक सल्फाइड एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जिसपे कोई भी जब चार्ज पार्टिकल टकराते हैं वो ग्लो करती है, ताकि हमें पता चले पार्टिकल्स जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं. हैरानी की बात है, जब एक्सपेरिमेंट देखा गया, अगर जे थॉमसन की बात सही होती कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो जब भी अल्फा पार्टिकल जाते उस पर +2 चार्ज है, एटम स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का, वो दूसरी साइड जा ही नहीं पाते. मोस्ट ऑफ द पार्टिकल, ऑल ऑफ द पार्टिकल मस्ट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ. ये होता, बट निकला क्या? दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर एबल टू पास थ्रू इट. बहुत सारे अल्फा पार्टिकल इसमें से सीधा पास कर गए, 90% ऑफ इट. कुछ पार्टिकल जब किए तो उन्होंने थोड़ा डिफ्लेक्शन शो किया, और 1 आउट ऑफ 12,000. आप बोलोगे मैम उसको कैसे पता चला 12,000? क्योंकि उन्होंने मॉनिटर से देखा हुआ था, जब भी कोई पार्टिकल टकराता था मॉनिटर में पीक आती थी, और कंप्यूटर इज हेल्पिंग टू कैलकुलेट दोज डेटा. तो 1 आउट ऑफ 12,000 ऐसा था जो अपने पाथ को रीबाउंड कर रहा था, मतलब उसी की तरफ आके जा रहा था. तो इससे क्या बात पता चली, इससे क्या कंक्लूजन दिया आपके रदरफोर्ड ने? बिल्कुल जानते हैं. और कंक्लूजन क्या था स्टूडेंट्स? सबसे पहली बात, 90% ऑफ द पार्टिकल्स वर पासिंग स्ट्रेट. उसने बात प्रूव किया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. आपका जो एटम है मोस्टली एम्प्टी है, 90% एम्प्टी है, उसमें कुछ भी नहीं है. ओके, और अगर मैं बात करूं आपके कुछ पार्टिकल्स जो ऐसे
थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो इसलिए उसने बोला पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का वो एक छोटी सी जगह एटम के अंदर ऑलमोस्ट सेंटर पे रखा हुआ है। तो जैसे ही हीलियम कैरिंग +2 चार्ज उसकी तरफ आते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, तो जो पार्टिकल उसकी थोड़े आसपास से गुजर रहे थे, अप्रोच कर रहे थे, दे रिपेल इट बिकॉज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल। तो उसने बोला पूरा पॉजिटिव चार्ज इज देयर इन अ वेरी टाइनी वॉल्यूम इनसाइड द एटम, और 1 out of 12,000 इज रीबाउंडिंग इट्स पाथ विच इज टेलिंग, आपको पता है आप दीवार पे बॉल मारते हो तो क्या होता है, वो वापस आती है। तो उसने बोला सारे पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ सारा मास भी सेंटर में एक छोटे से एरिया में है। तो जैसे आपके हीलियम पार्टिकल्स, हीलियम +2 पार्टिकल हेड टू हेड उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, दे शो रिपल्शन एंड कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ, कि वो दीवार का काम करी, पूरा मास भी वहां पड़ा है, उसकी तरफ जाके वापस आ जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स समथिंग दैट्स प्रूविंग दैट द ऑब्जर्वेशन इज समथिंग दैट्स प्रीटी क्लियर। तो कंक्लूजन ये निकाला, पहली बात मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। दूसरी बात, दूसरा कंक्लूजन ये था दैट whole of the positive charge as well as mass of the atom resides in a very tiny area and we call it nucleus. nucleus में सारा positive charge and mass है, और वो कितना छोटा है, 10 to the power 5 times smaller than the size of the entire atom. Isn't it like atom खुद इतना छोटा है, और उसके अंदर भी 10 to the power 5 times उस एटम से भी छोटा है, जस्ट लाइक वेरी वेरी लेस, जिसमें सारे प्रोटॉन भी पड़े हैं, सारा मास भी। ठीक है, न्यूट्रॉन नहीं पता था उस टाइम, प्लीज याद रखना इस बात को। ठीक है, तो ये कंक्लूजन आपको लिखना है जब भी पोस्टुलेट्स के बारे में बोले, दैट एटम इज हैविंग अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर दैट्स नोन एज न्यूक्लियस एंड नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज देयर इन द न्यूक्लियस। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ गए, दैट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ओके, and the size of nucleus is very small as compared to the size of atom that I told you also. But हाँ, बहुत अमेजिंग काम किया, उसे नोबेल प्राइज में मिला फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बट द प्रॉब्लम इज उसने एक बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, दो ही वाज प्रीटी राइट, इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में। क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज जो फिजिक्स में पढ़ते हो, वन अमंग देम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, टेल्स अस कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है ना सर्कुलर पाथ, तो वो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब अपनी वेलोसिटी को टाइम से टाइम, अपनी स्पीड को टाइम से टाइम चेंज करता रहता है। और जब भी ऐसा होता है तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है, इट रेडिएट्स एनर्जी। और अगर कोई सब्सटेंस एनर्जी को रेडिएट करेगा, लूज करेगा, अल्टीमेटली इट स्टार्ट्स मेकिंग स्पाइरल पाथ और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, और वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, मोर ऑफ लाइक सपोज यहाँ पे था, मूव कर रहा है स्पाइरल पाथ बना के। लाइफ इज लाइक दिस, इज इट? नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, मतलब कोई भी मैटर बन ही नहीं सकता। तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में इसने कुछ अच्छी बातें नहीं कही, या इससे ये कंक्लूजन निकला जो कि सही नहीं था। ऑलराइट एवरीवन, क्योंकि हमें तो पता है एटम स्टेबल होते हैं। नील्स बोर वाज वन ऑफ द साइंटिस्ट हु वाज थिंकिंग कि रदरफोर्ड सर काम तो बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर देता हूँ, एंड जस्ट लिसन टू माई पोस्टुलेट्स, इट विल बी बेटर विद योर थ्योरी एज वेल। सबसे पहले उसने बात कही कि इस बात को करेक्ट कर लेते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन को मूव करना है अराउंड न्यूक्लियस, दैट ऑलवेज रोटेट इन सम सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज ऑर्बिट हैविंग फिक्स एनर्जी। उसने ऑर्बिट की एनर्जी को फिक्स कर दिया कि यहाँ पे ऐसे सर्कुलर पाथ होते हैं जिसकी एक फिक्स एनर्जी होती है, इसलिए उनको डिस्क्रीट ऑर्बिट बोलते हैं। कोई फिक्स एनर्जी वाले ऑर्बिट जो कि ऐसे कोई प्रोपोर्शनल नहीं है कि इतना 2 टाइम्स इसमें 4 टाइम्स इसमें, एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, और जब भी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी वाले ऑर्बिट पे रोटेट करा, दैट केप्ट ऑन रोटेटिंग इन द सेम ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, तब वो एनर्जी को लूज नहीं करता एट ऑल। प्लीज डू रिमेंबर दैट। और इन ऑर्बिट्स को हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अलावा एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे हैव अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहला ऑर्बिट, फिर दूसरा ऑर्बिट, फिर तीसरा, चौथा, दे हैव सम न्यू नेम्स फॉर इट। के से शुरू करते हैं, सो फर्स्ट शेल इज के शेल, दूसरा एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ एंड सो ऑन। ऑलराइट, के वाले की एनर्जी सबसे कम, फिर एल, फिर एम, मतलब न्यूक्लियस के पास जो भी ऑर्बिट है उसकी एनर्जी कम, एंड दैट्स गोइंग टू इंक्रीज विद द नंबर ऑफ शेल्स। ठीक है, दैट पॉइंट इज क्लियर। और इस बात पे हम
आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट, हाउ दे आर एक्चुअली अरेंज्ड इनसाइड द एटम. दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. तो उसने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फिक्स होते हैं हर एक ऑर्बिट में, और इसको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे. इस टर्म को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस. कि what will be the number of electrons in each and every orbit that's going to be there in each and every shell. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, प्रेजेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट डिफरेंट शेल में, हमेशा याद रखना है. सबसे पहले यू विल पुट द इलेक्ट्रॉन इन द वेरी फर्स्ट शेल हैविंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. जब ये कंप्लीटली फिल्ड होता है तभी आप दूसरे में मूव करते हो. जब दूसरा कंप्लीटली फिल्ड होता है, इट्स लाइक ये सोचो स्टेयर केस. आप सबसे पहले अपना फर्स्ट फुट कहाँ रखोगे, पहली स्टेयर पे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे एनर्जी इसी तरीके से इंक्रीज करते रहते हैं. यू कांट मिस एनी. ठीक है, तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कराना है डिफरेंट डिफरेंट शेल में. और किसने हेल्प की, बोहर की बरी ने, जेबी बरी, कूल नेम राइट. तो नील्स बोहर एंड जेबी बरी इन टुगेदर गेव अस सम रूल टू टेल कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट शेल में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हो. और वो रूल्स पढ़ लेते हैं. बिल्कुल, सबसे पहली बात थी, उसने रूल दिया 2n स्क्वायर रूल. 2n स्क्वायर रूल, एंड n हियर इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट. आप उसको एनर्जी लेवल ऑर्बिट नंबर भी बुला सकते हो. तो उसने बोला ये बताएगा कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए. पहला वाला सबसे क्लोज है और सबसे छोटा है, तो इसके पास सिर्फ कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन की. कैसे, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट आई विल पुट फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन. तो फर्स्ट का स्क्वायर 1, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन. सेकेंड 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8. सेकेंड शेल की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन की. थर्ड शेल 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 एंड 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन. थर्ड शेल की जो कैपेसिटी है वो है 18 इलेक्ट्रॉन की. यानी कि आप सबसे पहले फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, जब उतना डाल दिया फिर नेक्स्ट में 8, जब उतना कर दिया फिर नेक्स्ट में 18. बट 18 वाले में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने एक और रूल ऐड कर दिया कि आपकी कोई भी शेल तब स्टेबल होगी जब उस एटम के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो. वी कॉल इट ऑक्टेट रूल. बस फर्स्ट शेल के लिए इट्स नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट फर्स्ट शेल. व्हाई आई एम टेलिंग एक्सेप्ट फर्स्ट शेल, बेचारा छोटा सा है, दैट्स जस्ट हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन. और उसके लिए जो रूल लगता है वो डुप्लेट रूल होता है, बिकॉज ड्यू मीन्स 2, तो ड्यूप्लेट. ठीक है, डुप्लेट रूल क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रूल, जो सिर्फ फर्स्ट शेल के लिए अप्लाई होता है. बेचारे की कैपेसिटी 2 की है. Apart from that, any shell will be stable. Talking about the last shell, वो स्टेबिलिटी पाता है जब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिसको हम ऑक्टेट रूल बोलते हैं. और बोर-बारी की तीसरी पॉस्टुलेट यही थी कि जो मैम ने पहले बताया, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू अकोमोडेट इन ईच एंड एवरी शेल. इन व्हाट वे? फर्स्ट इनर शेल्स आर गोइंग टू फिल, देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट. दैट इज लाइक अ स्टेप वाइज मैनर. ठीक है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, द यूनिक प्रॉपर्टी योर एलिमेंट इज हैविंग, और ये उसका सिंबल है. अब अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है, जिसको Z या Z भी बोल सकते हो, व्हाटएवर द वे यू आर कंफर्टेबल. अगर प्रोटॉन आपके 17 है, जो एटॉमिक नंबर बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो 17 होंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेम होना चाहिए एटम पे, तभी न्यूट्रल होंगे. तो इट जस्ट टेलिंग यू कि आपको 17 इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में लिखने हैं. आप कैसे लिखोगे? नॉर्मल तरीका कैसा है, आप लिखो K शेल, L शेल, M शेल एंड सो ऑन. पहले शेल का कैपेसिटी 2, दूसरे का 8. मुझे 17 इलेक्ट्रॉन फिल करने, मैंने 8 प्लस 2 10 ऑलरेडी कर लिए, 7 बचे, वो नेक्स्ट शेल में जाएंगे. सो द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन बिकेम 2H7. इसी तरीके से आप कोई भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो. हाइड्रोजन जस्ट हैव 1 शेल, और वो किस में चला जाएगा? K शेल में. ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है KLMN. पहले शेल में 1. हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन था, K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 था, तो 3 इलेक्ट्रॉन होंगे. कॉन्फ़िगरेशन 2-1. वाई 2-1? क्योंकि फर्स्ट शेल का कैपेसिटी 2, तो अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो नेक्स्ट शेल में जाएगा. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, सो 2-4. देन 2-3, सॉरी 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8. नियॉन जो है आपका एटॉमिक नंबर 10 है, कॉन्फ़िगरेशन हो गई 2-8. सेकेंड शेल कंप्लीटली फिल हो गया, L शेल कंप्लीटली फिल हो गया. अब जब सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, आप लिखोगे 2-8-1, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू द M शेल, दैट्स द थर्ड शेल. फिर 2-8-2, 2-8-3, 2-8-4 एंड सो ऑन. आर्गन का हो गया 2-8-8. ठीक है, 18 वाले का.
अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई टॉट दिस कॉन्सेप्ट इन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, जो कि है वैलेंसी. वैलेंसी समझने के लिए आपको पता होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द लास्ट शेल ऑफ द एटम. ठीक है, तो उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन. जैसे मैंने क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन बताया था 2H7, तो 7 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर क्लोरीन. ठीक है, बट उससे वैलेंसी के बारे में क्या पता चल रहा है. तो स्टूडेंट्स, आपको ऑक्टेट रूल याद है ना. मैम ने बताया था कोई भी एटम स्टेबल तब होता है एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट शेल जब उसके ऑक्टेट रूल वो फॉलो करता हो, यानी कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो. अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो वो एटम टू अचीव द कॉन्फ़िगरेशन लाइक एन ऑक्टेट, वो या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या इलेक्ट्रॉन को शेयर कराते हैं दूसरे एलिमेंट, दूसरे एटम्स के साथ. तो वैलेंसी इज दिस कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ योर एलिमेंट, जो वो कैसे दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रही है बाय लूजिंग, गेनिंग एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम्स. ठीक है, वो है वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ योर एलिमेंट टू लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन so that it can achieve stability, so that it can follow octet rule. All right, तो बिल्कुल देखते हैं. उसके लिए मैम एक शॉर्टकट भी बता देती है, आप उसको कैसे याद कर सकते हो. मान लो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2H1, तो अगर उसको ऑक्टेट फॉलो कराना है, उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो सोडियम क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है. उसकी वैलेंसी हो गई 1. कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, कितने गेन किए, कितने शेयर किए. प्रिसाइजली आप इसको +1 भी बोल सकते हो. क्यों? प्लस चार्ज इज टेलिंग दैट दैट्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. यू लूजिंग नेगेटिव चार्ज, यू बिकम पॉजिटिव. क्योंकि 11 अगर एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 होने चाहिए, बट आपने एक लूज कर दिया, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बच गए. अब देखो ओवरऑल चार्ज क्या आया, 11 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, एक पॉजिटिव आया. राइट, तो आई कैन ऑल्सो टेल कि इलेक्ट्रॉन के लूज होने से पॉजिटिव चार्ज आता है, तो बन गया +1. तो मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2A2, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा. अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इट्स इजी टू लूज, तो +1 +2 +3. 4 इलेक्ट्रॉन को लूज, गेन, शेयर कुछ नहीं किया जा सकता. अगर लास्ट शेल में 4 है तो वो शेयर करेगा दूसरे के साथ, शेयर करके अपने ऑक्टेट को पूरा करेगा. 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वैलेंसी 4. 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है अगर लास्ट शेल में, दे बिलीव इन गेनिंग, क्योंकि 5 वाला 3 को गेन कर सकता है, 6 वाला 2 को, 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन को. अप टू 3 इलेक्ट्रॉन इट्स इजी टू गेन एज वेल. 5 लूज करना बहुत डिफिकल्ट है, एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए. तो 5 वाला 3 गेन करेगा, वैलेंसी 3. यू कैन ऑल्सो से -3. क्यों? एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, -3. ठीक है, 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, -2. 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, -1. 8 वाला ऑलरेडी स्टेबल है, इट वॉन्ट लूज, इट वॉन्ट गेन, इट वॉन्ट शेयर, तो उसका वैलेंसी हो गया 0. दैट्स वाई योर नोबल गैसेस शो 0 वैलेंसी. अब जो भी कहा, अब आप ये ट्रिक अप्लाई करोगे, इजी हो जाएगा. अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन अप टू 4 है तो आपकी वैलेंसी विल बी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 या 4 तक है, उसकी वैलेंसी भी होगी. अगर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो आपकी जो वैलेंसी होगी वो होगी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अगर 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 5 3 विल बी द वैलेंसी, सो ऑन. ठीक है, बिल्कुल सही. तो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया. यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं कि लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, इन सब के लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है. ये मैम ने सोडियम लिखा है बेसिकली, लिथियम लिखो 2, 1. तो इनकी सबकी कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट शेल में 1 है, मतलब इनकी वैलेंसी 1 है. सेम वैलेंसी शो सेम टाइप ऑफ केमिकल बिहेवियर एज वेल. याद रखना इस बात को. सो इट्स प्रीटी क्लियर स्टूडेंट्स. फ्लोरीन इज द वन हैविंग कॉन्फ़िगरेशन 2, 7. मैम ने बताया था 8 माइनस 7 1. ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, इसकी वैलेंसी है 1, 1. All right, pretty clear. So this concept is already very easy for you. Atomic number and mass number. Atomic number होता है, जैसा मैम ने बताया, number of proton. That's the unique property of your element. Number of proton in the element is defining its atomic number, number of the atom. But ये है कि अगर प्रोटॉन जितने हैं वो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा अगर मैं एटम को न्यूट्रल बोल रही हूँ तो. And we represent atomic number by Z, or you can also call it Z. अगर मैं हाइड्रोजन को बोलती हूँ अटोमिक नंबर 1 है, तो अटोमिक नंबर 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल्सो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन 1 है उसके पास, न्यूट्रॉन बेचारे के पास 0 है. ठीक है, चलो मास नंबर क्या है? ऑलरेडी टेलिंग मास नंबर.
something that's defining the mass. तो mass of an atom is basically, you know, mass is due to proton and neutron. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो सम है दैट्स डिफाइनिंग द मास नंबर. और आपको पता है जो प्रोटॉन है अलॉन्ग विद न्यूट्रॉन इज देयर इन द न्यूक्लियस, क्योंकि सारा मास रदरफोर्ड ने भी बताया था न्यूक्लियस में रिजाइड करता है, और वट एवर इज देयर इन द न्यूक्लियस हम उसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. तो न्यूक्लियॉन्स क्या है, ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन टूगेदर दैट्स देयर इन द न्यूक्लियस एंड दैट्स डिफाइनिंग द मास नंबर 2, और उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ए mass number, that's the sum of neutron and proton. We also call it nucleons. तो कार्बन का मास नंबर 12 क्यों है, उसके पास 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन है, सो मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ऑल राइट, बट क्या हमेशा ऐसा होता है? कुछ है चीजें जो आपको बतानी है, बिल्कुल बतानी है, और जल्दी बताते हैं. ठीक है, अब इसको नोटेशन कैसे शो करें कि अगर कोई आपको पता हो कि बहुत आसान तरीके से आप कुछ ऐसा लिख दो आपको मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द एटम पता चल जाए, वो है ये एक्स आपका कोई भी एलिमेंट का सिंबल. क्या बोलोगे आप इसको? सबस्क्रिप्ट और ये सुपरस्क्रिप्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आप एटॉमिक नंबर लिखोगे, यहाँ पे आप मास नंबर लिखोगे. Z एटॉमिक नंबर, A मास नंबर. मास नंबर इज द सम ऑफ Z and N to be very honest. Z क्या है? एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बारे में तो बता रहे हैं, तो प्रोटॉन का सम और न्यूट्रॉन का सम की बजाय प्रोटॉन को आप रिप्लेस कर सकते हो Z से भी. कंक्लूजन क्या है? अगर आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हो. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज A माइनस Z. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर. इजंट इट प्रीटी इजी? तो अगर मान लो मुझे लिथियम को रिप्रेजेंट करना है विद ऑल द इंफॉर्मेशन, आई राइट सिंबल ऑफ लिथियम, 3 एटॉमिक नंबर, मास नंबर इज 7. तो मैं इसको देख के बता सकती हूँ इसके पास 3 प्रोटॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है बिकॉज ये एटॉमिक नंबर है. न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे? ये सम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, ये है प्रोटॉन, रिड्यूस कर दो, इसमें से न्यूट्रॉन आ जाएंगे 4. ठीक है, तो दैट्स हैविंग 4 न्यूट्रॉन, 3 प्रोटॉन एंड 3 इलेक्ट्रॉन. तो कितना इंफॉर्मेटिव है ये पता करना, है ना स्टूडेंट्स? अब जैसा मैम ने बताया था कि मास में कुछ तो गड़बड़ होती है और वो यहाँ से पता चलेगा, दैट्स आइसोटोप. आइसोटोप क्या होते हैं? एलिमेंट से रिलेटेड है कुछ. आइसो का मतलब होता है सेम. आइसोटोप्स क्या होते हैं? सम ऑफ द एलिमेंट बेसिकली, अगर मैं बात करूँ, दे कैन हैव डिफरेंट मास नंबर ऑल्सो. बिगेस्ट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू, क्लोरीन. क्लोरीन का जब आप एक सैंपल उठाओगे, मान लो इतना बड़ा सैंपल आपने लिया, सेम एलिमेंट है क्लोरीन, बट आपको पता है सेम एलिमेंट कभी कभी उसके एटम डिफरेंट मास भी कैरी करते हैं, लाइक दिस. तो मान लो मैंने इसका 4 पोर्शन में लिख दिया इसको 1 2 3 4. तो इस 4 पोर्शन में से ये जो 3/4 पोर्शन है, 3/4 पोर्शन में तो होते हैं क्लोरीन 35 के एटम, और सिर्फ ये जो 1/4 पोर्शन है दैट्स कैरिंग द मास ऑफ 37 यूनिट, ये वाला दैट्स 37. कहने का मतलब क्या है? मोस्ट ऑफ द एलिमेंट एग्जिस्ट बेसिकली एज अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप. आइसोटोप प्योर सब्सटेंस है बिकॉज दैट्स मेड अप ऑफ सेम एटम ओनली. ओके, क्लोरीन 35 सेम एटम, क्लोरीन ओनली, having mass 35, chlorine 37 same atom only, having same atom chlorine, बस mass 37 है. तो आइसोटोप होते हैं सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास. और जब भी ऐसा हो तो आप मास कैसे निकालोगे? आपके मन में आएगा मैम एवरेज कर लेते हैं, बट एवरेज ऐसे नहीं होगा 35 + 37/2. ये एवरेज तब होता है जब दोनों चीजें इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होती. बट जैसा मैम ने बताया, इनकी जो अबंडेंस है, इसकी जो अमाउंट है नेचर में वेरी कर सकती है. जैसे 3 पोर्शन 35 वाले क्लोरीन ने लिया, 1 पोर्शन 37 ने, तो ये जो पोर्शन है, ये अबंडेंस है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. और उसको निकालने के लिए हम एक प्रॉपर फॉर्मूला बताएंगे और वो अभी आएगा. ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है एंड हाउ टू प्रोनाउंस इट. 1H1, 1H2, 1H3, इनके पर्टिकुलर नाम भी है. When ma'am says ordinary hydrogen, I'm talking about the protium having 0 neutron. यहाँ पे देखो 2 - 1 1, 3 - 1 2. Number of neutron. तो यहाँ से एक और बात पता चली, जो आइसोटोप होते हैं सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास. अगर एलिमेंट सेम है तो प्रोटॉन तो सेम होगा ही होगा, आपको भी पता है एलिमेंट सेम है तो प्रोटॉन तो सेम होगा ही होगा. तो वेरी क्या कर रहा है? न्यूट्रॉन. मास इज ड्यू टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. प्रोटॉन सेम है, एलिमेंट सेम है, तो न्यूट्रॉन डिफरेंट है बेसिकली. ओके,
तो आइसोटोप क्या होता है समझ आया, सेम एलिमेंट, सेम atomic number but different number of neutrons, so different mass number. कुछ और आइसोटोप गिवन है, कार्बन का भी एक बहुत फेमस है C12, C13, C14, 3 आइसोटोप, क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आइसोटोप की डेफिनेशन प्रीटी मच सुपर डुपर क्लियर, राइट स्टूडेंट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यस, अब ये सारी बातें मैम ने आराम से बता दी। दैट एलिमेंट जो है दैट कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, कार्बन का लोगे एक एलिमेंट, उसमें C12, C13, C14 तीनों टाइप के आइसोटोप होंगे। तो आइसोटोप में होता क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है क्योंकि एलिमेंट सेम है तो वो सेम तरीके से बिहेव करेगा, बट फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट बिकॉज फिजिकल प्रॉपर्टी आर मास डिपेंडेंट, ठीक है, मास डिपेंडेंट। अगर मास वेरी कर रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, दैट फिजिकल स्टेट दैट कैन वेरी टू। या अब मैम ने बताया था अबंडेंस जो है, रेशियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसा बताया अगर मैं परसेंटेज में लूँ तो 75%, 3 पोर्शन जो है वो 35 वाले एटम होते हैं, 1 पोर्शन जो है उन 4 पोर्शन में से 25% होता वो 37 वाले होते हैं। तो इसका एवरेज मास कैसे निकालोगे, टेकिंग अबंडेंस इनटू कंसिडरेशन। आई विल टेल यू द फॉर्मूला, मास ऑफ द फर्स्ट इनटू आइसोटोप ऑफ द फर्स्ट, ठीक है, प्लस मास ऑफ द सेकेंड इनटू आइसोटोप ऑफ इनटू अबंडेंस ऑफ द सेकेंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। ओके, इस तरीके से आप एवरेज निकालते हो। अगर एलिमेंट आइसोटोप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यू कैन टेक नॉर्मल मेथड, लाइक के आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम ले लो, दैट डिफाइंस द मास नंबर। बट अगर एलिमेंट आपका एग्जिस्ट कर रहा है आइसोटोप में तो आप परसेंटेज या रेशियो को काउंट करके चलोगे। और कैसे निकालोगे, जैसा बताया ये यहाँ पे निकाला हुआ है। आई विल टेल यू, मास ऑफ द फर्स्ट, अबंडेंस ऑफ द फर्स्ट, वो रेशियो में गिवन है तो आप रेशियो भी ले सकते हो। मास ऑफ सेकंड, अबंडेंस ऑफ सेकंड, रेशियो में है तो रेशियो ले लो। अगर तीसरा होता तो तीसरा भी ऐसे, मास इनटू अबंडेंस डिवाइडेड बाय टोटल अबंडेंस, 3 + 1 दैट्स 4। तो क्या आया, 35 × 3 + 37 / 4, ये आया 105 + 37 / 4, 142 / 4, दैट गिव अस 35.5 U। इसका मतलब है क्लोरीन का जब आपको मास लेना है तो आप क्या लोगे, 35.5 U। पर इसका मतलब ये नहीं है, प्लीज ध्यान देना इस बात को, कि एक एटम क्लोरीन का लोगे और बोलोगे इसका मास है 35.5 U, क्योंकि एटम का मास फ्रैक्शन में नहीं हो रहा, वो आप ओवरऑल एवरेज ले रहे हो, सारे क्लोरीन के सैंपल का जो एवरेज मास ले रहे हो। अगर अकेला क्लोरीन एटम देखोगे या तो उसका मास 35 होगा या 37 होगा, एज सिंपल एज दैट। ओके, आप परसेंटेज को भी फॉलो कर सकते हो स्टूडेंट्स, अगर परसेंटेज में गिवन है तो वही, mass of first, abundance of first, mass of second, abundance of first, I mean second, total abundance percentage में तो हमेशा नीचे 100 आएगा। अब बीच में प्लस साइन है, नीचे एक ही नंबर है, इतना मैथ्स पढ़ा होगा, इस 100 को आप दोनों टर्म के नीचे ले सकते हो, लाइक 35 × 75 / 100 प्लस 37 × 25 / 100। ऑल राइट, 25 × 3, 25 / 4, 25 say we can cancel, right? 25 × 1, 25 × 4. So we got here 35 × 3, that's 105 divided by 4 plus again 37 by 4. Take LCM, that's the same thing only. 142 by 4 gave us 35.5. So easy peasy, whether they gave you mass in percentage, I mean abundance in percentage, या फिर आपको रेशियो में दे, आपको कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कैसे निकालना है एवरेज मास। अगर मास फ्रैक्शन में आता है मतलब वो आइसोटोप में एग्जिस्ट कर रहा है, प्लीज इस बात को ध्यान रखना। ऑल राइट, क्वेश्चन आ सकता है और इस पे 1-2 न्यूमेरिकल और सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो some isotope have special property which find them useful in various field, specifically in the medical field, to be very honest. कुछ एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं उनके यूजेस पे। तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आल्सो टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और वो आइसोटोप है यूरेनियम का, यूरेनियम 235। मैं क्या कर रही हूँ, मैं उसका मास लिख रही हूँ साथ में। कोबाल्ट का एक, यहाँ पे लिख देती हूँ, कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसका हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैसे यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वो ट्यूमर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है हमारी, क्या करता है, ट्यूमर को डिटेक्ट करने में हेल्प, और उसका मास क्या है कोबाल्ट वाले का, 60, कोबाल्ट 60। ऑल राइट, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड एट द ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, जो स्वॉलन थ्रोट हो जाता है, दैट्स आयोडीन 131, ये पर्टिकुलर आइसोटोप।
तो मेडिसिनल पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम 24 को भी यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकीमिया, एंड देयर आर मेनी मोर, पर ये है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर आइसोटोप पे बात खत्म नहीं होती, आइसो बार भी पता होने चाहिए। आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब यहाँ मास से है, तो दैट्स जस्ट द ऑपोजिट ऑफ आइसोटोप। आइसो बार क्या होता है बच्चा लोग? आइसो बार इज सेम डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास। वहां पे था सेम एलिमेंट डिफरेंट मास, ये डिफरेंट एलिमेंट सेम मास। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है आर्गन का, जिसका अटोमिक नंबर 18 है, कैल्शियम जिसका अटोमिक नंबर 20 है, पर दोनों का मास सेम है। डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एज वेल, ये आया 22, ये आया 20। तो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, मतलब प्रोटॉन भी डिफरेंट है, न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है, लेकिन ओवरऑल मास सेम है। ठीक है, सो दैट्स योर आइसोबार, डिफरेंट एलिमेंट, different atomic number means same mass. Okay, one more example, argon 40, potassium 40, calcium 40, and that's given. Isobar समझ आया? तो एक और छोटी चीज बता देती हूँ, it's like for general knowledge, isotones भी होते हैं कुछ, isotones in which there are same number of neutron, different elements having same number of neutrons. Example, oxygen 8, oxygen 16, nitrogen 7, nitrogen 15. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हो? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट्स 8, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, दैट्स 8. So these two elements with these specific masses are the ones having same number of neutron, तो ये आइसोटोन्स है. ठीक है, आइसोटोन्स है. अब एक छोटी सी ट्रिक, अगर आप कभी भी आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स में कंफ्यूज हो तो ये याद रखना, एक छोटी सी ट्रिक मैम बताएगी. आइसोटोप्स, आइसोबार्स इसी तरीके से लिखना है, और आइसोटोन्स, और वो क्या है स्टूडेंट्स? वो ये है आइसोटोन्स. ठीक है, यहाँ से थर्ड डिजिट देखो P, यहाँ से थर्ड डिजिट देखो, थर्ड अल्फाबेट देखो, लास्ट से थर्ड, यहाँ से है N, तो ये क्या बना रहा है? PAN, पान. तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा व्हाट एग्जैक्टली सेम इन दीज थ्री. आइसोटोप में P सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है. नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होने का मतलब एटॉमिक नंबर सेम है. आइसोबार में A सेम है, A आपको पता है मास नंबर, आइसोबार में सेम मास नंबर होता है, और N इसमें यानी कि सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, ताकि कभी कंफ्यूजन ना हो इन तीनों टर्म्स में. इजंट इट लाइक अ सुपर डुपर अमेजिंग थिंग टू नो दैट? तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मैम को बताना कि आपको कैसा लगा लेक्चर, कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए. ये तो एक थॉरो रिविजन था, और ये ट्रिक कैसे लगी, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अटेम्प्ट करना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैम कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रही है. पहला, मुझे आप वैलेंसी बताओगे, किसकी? वैलेंसी ऑफ सल्फर. ठीक है, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. प्लीज होमवर्क क्वेश्चन को याद रखना, वैलेंसी ऑफ सल्फर एज वेल एज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ऑल राइट, इजी पीजी, आई विल वेट फॉर योर आंसर. तो डेफिनेटली मुझे लगता है सो मेनी स्टूडेंट्स वर हैविंग दिस डायलेमा के ज्वाइन करें नहीं करें. बिल्कुल करो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू स्कोर बेटर. लाइव क्लास अटेंड करो, अनलिमिटेड क्विज करो, हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करो स्टूडेंट्स के साथ. लीडर बोर्ड में अपने नाम को देखो, इंटरैक्टिव रिप्ले होते हैं जिसमें आप क्विज खेल के एक्टिव लर्निंग में पार्टिसिपेट करके सारी चीज़ें अच्छे से सीख पाओगे. कंटेंट को डाउनलोड करके दोबारा रिवाइज कर पाओगे विद द टीचर्स फीडबैक विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. डाउट सॉल्विंग, बिल्कुल मास्टर टीचर्स और टीम ऑफ क्लास टीचर्स आपके डाउट भी सॉल्व करेंगे. और बहुत सारे माइक्रो कोर्सेज हैं, आप जितनी बार भी कोई भी चैप्टर को पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो. यू नेम इट एंड द कोर्स विल बी देयर. क्रैश कोर्सेज, चैप्टर बेस्ड कोर्स, और उसके अलावा रिविजन कोर्सेज हैं जो शुरू हो गए हैं, जिसको मिस नहीं करना चाहिए. सो यू जस्ट हैव टू विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें लिंक है, अप्लाई करो क्लिक करके AG Pro कोड, जिससे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 20 से 31%. 1 मंथ पे डिस्काउंट होके यू कैन हैव द सेम कोर्स फॉर 2159, जो कि इट्स लाइक पेइंग 11 रुपीज पर सेशन, जो कि बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है. 3 मंथ्स का कोर्स का पर मंथ का प्राइस हो गया 1866. इससे देखो तो मॉनेटरी बेनिफिट है इसमें, तो आप चूज कर सकते हो वाइजली. डू लेट मी नो इन केस ऑफ एनी हेल्प. एंड अब आपको सब समझ आ गया. अनुभव मैम finally blooper came true and ma'am is there on Instagram as well. Still Insta tele confusion होता है.
chemistry.vedantu_anubhav, you can find me definitely students here. एंड आई होप आज का सेशन एकदम ऑसम तरीके से आपको समझ आ गया होगा. आई होप आप सारे वन शॉट वीडियोस विद उमंग 2.0 देख के फॉलो करें ताकि कोई दिक्कत की बात ना हो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. लेट्स सी के क्या टारगेट हम अचीव कर पाते हैं. लेट्स सेट द बार हाई और शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो रिवाइज. मैं यही सिखाती हूँ, शेयरिंग इज केयरिंग. और अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट द बेल आइकन ताकि सारी नोटिफिकेशन सारे इंपॉर्टेंट सेशन की कौन लाइव जा रहे टीचर्स एंड और आप देख सको. You can reach out to me as well. So this is it for today, students. I hope you liked it. I hope that was fun. तो अगली बार मिलेंगे. Until then, take care. Bye bye. Happy learning, my lovely students. Thank you so much.